सो गाइस, आज के लेक्चर में हम देखेंगे रूल ऑफ 5। सबसे पहले देख लेते हैं रूल ऑफ 5 क्या होता है। रूल ऑफ 5 is guideline for resource management in C++ classes. 5 special member functions: destructor, copy constructor, copy assignment operator, move constructor, move assignment operator. Destructor releases resource when object is destroyed. Copy constructor assignment operator creates or copies an object. And move constructor assignment transfer the resource efficiently. देखिए, यहाँ पे तो आप सब जानते हैं डिस्ट्रक्टर कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या होता है, और मूव कंस्ट्रक्टर तो हमने पिछले लेक्चर में देखा था, लेकिन शायद मूव असाइनमेंट ऑपरेटर हमने नहीं देखा था। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि ये मूव असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है। इसको अच्छे से हम देख लेंगे, उसके बाद हम रूल ऑफ 5 पर आएंगे। तो इसके लिए हम चलते हैं विजुअल स्टूडियो की तरफ। अभी फिलहाल के लिए जो कोड है, ओके, मान लीजिए, चलिए मैं आपको नए से कोड टाइप करके बताता हूँ। सबसे पहले हम क्रिएट कर लेंगे क्लास ए, ठीक है। इसके अंदर हम पब्लिक मेथड द्वारा एक पॉइंटर क्रिएट कर लेंगे, इंट स्टार ptr, ओके। और इसके अंदर हम एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइज कर लेंगे। मान लीजिए कुछ इस तरह से, ये कुछ इंटीजर लेता है x, और हम ptr के लिए क्रिएट करते हैं न्यू पॉइंटर। मान लीजिए ये डायनामिकली हमने मेमोरी जनरेट किया है, और इसके अंदर हम x को स्टोर कर लेंगे। तो इसके लिए मैं यहाँ पे एक मैसेज दे देता हूँ out, ताकि जब कंपाइलर इस फंक्शन को चलाए तो हमें समझ में आए ये कॉल हो रहा है या नहीं हो रहा है। पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर कॉल। देखिए, अब यहाँ पे मैं कोशिश करूंगा इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की। तो मान लीजिए, चलिए यहाँ पे हमने डायनामिकली कोई रिसोर्स एलोकेट किया है, तो उसके लिए हमें डिस्ट्रक्टर भी बनाना पड़ेगा। तो डिस्ट्रक्टर हम कुछ इस तरह से बनाएंगे। लीजिए, मैं यहाँ पे सबसे पहले तो इंस्ट्रक्शन लिख दूंगा, डिस्ट्रक्टर कॉल्ड, और इसके अंदर जो पॉइंटर हमने क्रिएट किया था उसको हम डिलीट कर देंगे, ठीक है। अब मान लीजिए मैं इसके लिए कोई ऑब्जेक्ट बनाता हूँ ए, इसका नाम मैं दे देता हूँ A1। हाँ सर, मुझे इसके अंदर ये पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है, तो उसके अंदर मुझे कुछ वैल्यू देना पड़ेगा। लीजिए, इसको मैं कर देता हूँ A2। ये दूसरा ऑब्जेक्ट मैं क्रिएट कर रहा हूँ, कुछ इसके अंदर 20 ये वैल्यू पुट कर देता हूँ। हम A1 इज इक्वल टू मूव A2, कुछ इस तरह से करें। देखिए, मूव कीवर्ड के बारे में आपने तो पढ़ा था, लेकिन यहाँ पे हमें कुछ एरर दिखाई दे रहा है, एक्सपेक्टेड, ओके, मुझे यहाँ पे ए नहीं यूज करना चाहिए, ओके। तो देखिए, यहाँ पे हमने दो ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर लिए हैं, इसके अंदर मुझे कोलन देना पड़ेगा। यहाँ पे हमने दो ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर लिए हैं, A1 और A2, और इसके अंदर सक्सेसफुली हमने वैल्यू पुट की है 10 और 20, और बाद में हम असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करके इसके अंदर ऑब्जेक्ट मूव करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, मूव कीवर्ड हमने यूज किया था जब हम मूव कंस्ट्रक्टर यूज कर रहे थे, लेकिन इस बार हम यूज कर रहे हैं हम मूव असाइनमेंट ऑपरेटर। यानी हम चाहते हैं ये जो ऑब्जेक्ट A2 है वो A1 के अंदर चला जाए, लेकिन ये मूव ऑपरेशन द्वारा जाए, ठीक है। अगर हम इसको प्रिंट कराने की कोशिश करते हैं, देखिए, पैरामीटराइज कॉल्ड, डिस्ट्रक्टर कॉल्ड, ठीक है। यहाँ पे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है, लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये है, ये ठीक से इसके अंदर मूव नहीं हुआ है।
मान लीजिए अगर मैं दोनों के रिसोर्सेस यहाँ पे दोनों के पॉइंटर जो इनको प्रिंट कराने की कोशिश करूंगा तो ये दोनों प्रिंट हो जाएंगे। मान लीजिए मैं अगर स्टार a1 डॉट ptr हैंडल मान लीजिए कुछ इस तरह से करूंगा तो देखिए यहाँ पे दोनों प्रिंट हो जाएंगे। इनके जो रिसोर्सेस है वो इसके अंदर प्रिंट हो जाएंगे 2020। लेकिन दिक्कत ये है, ये इसके अंदर चला तो गया है, लेकिन जब ये ऑब्जेक्ट इसके अंदर मूव हो रहा है तो इसके बाद इसका स्कोप नहीं रहना चाहिए। लेकिन दिक्कत ये हो रहा है, ये मूव करने के बाद भी ये ऑब्जेक्ट एक्सेसिबल है, लेकिन हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं ये पूरी तरह से मूव हो जाए, लेकिन अभी हो ये रहा है, इसका कॉपी क्रिएट हो रहा है। तो इसके लिए हमें जो हमारा मूव असाइनमेंट ऑपरेटर है वो कस्टमाइज डिजाइन करना पड़ेगा। तो उसके लिए देखिए यहाँ पे आपको कॉपी असाइनमेंट ऑपरेटर जो है वो आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा। आज के लेक्चर में आपको मैं बताऊंगा कि मूव असाइनमेंट ऑपरेटर हम किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कॉपी असाइनमेंट ऑपरेटर में हम क्या करते थे, देखिए रिटर्न टाइप जो होगा वो यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट जो है वो रिटर्न करेंगे और इसके साथ हम रेफरेंस के द्वारा ये रिटर्न करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे ऑपरेटर इक्वल्स टू और इसके अंदर मैं ऑब्जेक्ट ले लूंगा ए टाइप वाला, तो ए और ये ऑब्जेक्ट रहेगा आर वैल्यू ऑब्जेक्ट। तो इसके अंदर मैं मान लीजिए मैं ओबीजी करके अभी सबसे पहले यहाँ पे आप देखेंगे कॉपी कंस्ट्रक्टर के द्वारा जो भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होता था तो उसके पॉइंटर के अंदर कोई डायनामिकली वैल्यू स्टोर नहीं रहता था। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि A220 यानी ऑलरेडी डायनामिकली मेमोरी एलोकेट हो गया है। तो सबसे पहले हमें वो डिलीट करना पड़ेगा। और उससे भी पहले अगर हम गलती से कुछ इस तरह से कर सकते हैं, मान लीजिए A1 इज इक्वल टू A1, मान लीजिए गलती से किसी प्रोग्रामर ने कुछ इस तरह से ट्राई किया, तो देखिए ये एक्चुअली वैलिड नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो मतलब सेल्फ ऑब्जेक्ट कॉल कर रहा है, तो उसके लिए भी हमें कंडीशन लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले कंडीशन उसके लिए हम लिख लेते हैं। मान लीजिए अगर इफ यानी जो करंट पॉइंटर है दिस इक्वल्स टू एम्परसेंट ऑफ ऑब्जेक्ट, मान लीजिए यानी ये जो करंट पॉइंटर है वो जो हमारा ऑब्जेक्ट जिससे हम जिसको मूव करने वाले हैं अगर उसको पॉइंट कर रहा है, मैं आपको ठीक से समझाता हूँ। इस सिचुएशन का सिंपल मतलब है, अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है, बस यही हम यहाँ पे दिखाना चाहते हैं। ठीक है, A1 इक्वल्स टू A1 यानी अगर सेल्फ पॉइंट कर रहा है तो हम उसके लिए कंडीशन लिख रहे हैं। अगर कुछ ऐसे हालात होते हैं तो हमें रिटर्न कराना चाहिए स्टार दिस। देखिए यहाँ पे मैं जो भी समझ के चल रहा हूँ, आपको कॉपी असाइनमेंट ऑपरेटर, ये दिस कीवर्ड क्या होता है, ये सब आपको समझ में ऑलरेडी आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है। ये समझ के मैं आपको उसके आगे पढ़ा रहा हूँ। देखिए अगर आपको ये नहीं पता है ये दिस क्या हो रहा है, उसके बाद ये कॉपी असाइनमेंट ऑपरेटर क्या है, ये अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज आप सबसे पहले ये समझ लीजिए। अगर ये आपको नहीं समझ में आया तो ये लेक्चर बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। वो मैं इसलिए नहीं कवर कर रहा हूँ क्योंकि लेक्चर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और आप समझ नहीं पाए और टाइम भी बहुत ज़्यादा लग जाएगा इन चीज़ों में। इसीलिए मैं डायरेक्टली मूव इसके लिए मूव जो असाइनमेंट ऑपरेटर है उसके अंदर मैं डायरेक्टली जंप कर रहा हूँ। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पे हमने ये कंडीशन रख दिया यानी दिस इक्वल्स टू एम्परसेंट, मगर यानी अगर दिस पॉइंटर अगर इसको करंट ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है तो हम उसी को रिटर्न करा देंगे। अब जैसे मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है और डायनामिकली मेमोरी जो है वो भी एलोकेट हो चुकी है, तो सबसे पहले हमें वो मेमोरी डिलीट कराना पड़ेगा। डिलीट पीटीआर। अभी देखिए यहाँ पे जो करंट पॉइंटर है, जो भी मतलब वैल्यू जो भी रिसोर्सेज को वो पॉइंट कर रहा था उसने अभी उसको डिलीट कर दिया है और हमें अभी इसके अंदर वैल्यू मूव कराना होगा। तो मान लीजिए मैं अभी पीटीआर को पॉइंट कराऊंगा obj.ptr से, यानी अभी जो ऑब्जेक्ट का पॉइंटर है और हमारा करंट पॉइंटर है वो दोनों एक ही रिसोर्स को पॉइंट करा रहे हैं। अभी इसके बाद मैं obj डॉट
ptr, इसको असाइन करा दूंगा null ptr से। ये बिल्कुल जहाँ पे हम जैसे हमने मूव कंस्ट्रक्टर पढ़ा था बिल्कुल सिमिलर एनालॉजी है, बस हमें यहाँ पे इक्वल्स टू जो ऑपरेटर है उसको हम डिफाइन कर रहे हैं। तो हम रिटर्न करेंगे दिस पॉइंटर दिस। तो इस तरह से हमने रिटर्न करा लिया है। तो यहाँ पे मैं एक स्टेटमेंट दे देता हूँ, आउट मूव असाइनमेंट ऑपरेटर, no not operator, constructor, move assignment called कुछ move assignment called कुछ इस तरह से हम दे सकते हैं। अभी देखिए अगर इस प्रोग्राम को मैं रन करने की कोशिश करूंगा तो यहाँ पे जब भी हम A1 या फिर कोई देखिए A1 के अंदर A2 का कॉपी मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे ही मूव करेंगे तो A2 का स्कोप यहीं पे खत्म हो जाएगा, और जैसे मैं पॉइंटर की वैल्यू प्रिंट कराने की कोशिश करूंगा तो देखिए या तो ये प्रिंट नहीं करेगा या तो फिर अनडिफाइंड बिहेवियर ऐसा कुछ सिचुएशन आएगा। हम इसे फिर से रन कराते हैं। देखिए यहाँ पे सक्सेसफुली पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर 2 बार तो कॉल हो गया, मूव असाइनमेंट ऑपरेटर भी कॉल हो गया, और यहाँ पे हमने देखिए हमने प्रिंट कराने की कोशिश की थी A1 और A2 के लिए, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक बार प्रिंट हुआ है 20 और उसके बाद प्रोग्राम क्रैश हो गया है, यानी अनडिफाइंड बिहेवियर ऐसा कुछ सिचुएशन आया है। इसने 2 बार 20 प्रिंट करना चाहिए था लेकिन इसने नहीं प्रिंट किया क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट मूव कर दिया है। तो ये था मूव असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में। तो अगले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि मूव असाइनमेंट ऑपरेटर, कॉपी कंस्ट्रक्टर, कॉपी असाइनमेंट ऑपरेटर, मूव असाइनमेंट ऑपरेटर हम रूल ऑफ 5 में किस तरह से यूज करेंगे। मैंने पिछले लेक्चर में आपको जिक्र किया था कि शैलो कॉपी और डीप कॉपी, इसके अंदर आपकी अंडरस्टैंडिंग अगर ठीक से नहीं है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप यूट्यूब पे एक यूट्यूबर है सौरभ शुक्ला जी के नाम से, अगर आप देखिए मैं उनका जो है उनका एक लेक्चर है डीप कॉपी और शैलो कॉपी रिलेटेड। देखिए ये लेक्चर है, ये सौरभ शुक्ला जी का ये लेक्चर है, मैं आपको रिकमेंड करूंगा ये लेक्चर आप देख लीजिए। यहाँ पे उन्होंने बहुत अच्छी तरह से समझाया कि शैलो कॉपी और डीप कॉपी क्या होती है। ये लेक्चर मैं आपको जरूर रिकमेंड करूंगा। साथ ही साथ एक चैट जीपीटी, देखिए इसके अंदर आज मुझे लेक्चर प्रिपेयर करना था तो मैंने चैट जीपीटी का इस्तेमाल करके ये सारे पॉइंट्स जो है उसके अंदर से लिए हैं। तो आप चैट जीपीटी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके मतलब अगर ये आप यूज़ करेंगे तो वो एक बहुत आसान भाषा में आपको ये सब कुछ आंसर आपको दे देगा। देखिए यहाँ पे मैंने ट्राई किया है, आज मुझे लेक्चर बनाना था तो उसने मुझे नोट्स भी बना के दे दिए, ठीक है। तो ये चैट जीपीटी और ये लेक्चर, ये दोनों को आप इस्तेमाल करके वो शैलो कॉपी और डीप कॉपी का कंसेप्ट समझ सकते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं हमारे कोड की तरफ। तो ये था हमारा लेक्चर शैलो कॉपी और डीप कॉपी के बारे में। मैं चाहता हूँ अगर ये आपको लेक्चर यहाँ पे समझ में नहीं आया तो कॉपी असाइनमेंट ऑपरेटर के लिए आप कोई अनदर मूव असाइनमेंट ऑपरेटर इसके बारे में जानने के लिए आप इंटरनेट के अलग अलग रिसोर्सेस यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोज़ है उस वो भी आप देख सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ इसके आपको ठीक से अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट द्वारा बता सकते हैं, मैं आपके कमेंट को ज़रूर रिस्पॉन्ड करूँगा। सो थैंक यू सो मच।